हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ जो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट से संबंधित जो हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ से आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो के अंदर हमें दो चीज़ें डिस्कस करनी है कि जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी से किसी अपनी निश्चित कक्षा में घूमता है तो वहाँ पर उसकी जो कक्षीय चाल होती है या हम कहें कि जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वहाँ पर होती है वो क्या होती है, या हम कहें कि उसका आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी सैटेलाइट का जब वो अर्थ के चारों ओर, या हम कहें कि पृथ्वी अगर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो उसकी कक्षीय चाल क्या है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, या चंद्रमा अगर पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहा है तो वहाँ पर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, उसके टाइम पीरियड क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो होगा कि हम कक्षीय चाल क्या होती है और उसके लिए यहाँ पर व्यंजक हम स्थापित करेंगे। दूसरा टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर उसका टाइम पीरियड किसी भी सैटेलाइट का कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आज से कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसको किसी एक निश्चित ऑर्बिट में वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता है और एक उसको वेलोसिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है जो एक उस वेलोसिटी से वो अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमता रहता है। तो वो वहाँ पर उसकी जो कक्षीय चाल है, जो ऑर्बिटल स्पीड उसकी वहाँ पर वो है तो क्या होती है। तो आइए उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है या हम कहें कक्षीय चाल क्या होती है। यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास ये अर्थ है जिसका मास हमने एम माना है और इसकी रेडियस आर है, और एक एच हाइट पर, पृथ्वी तल से एच हाइट पर एक यहाँ पर सैटेलाइट जिसका मास m है वो एक निश्चित अपनी ऑर्बिट में एक हम कहें कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है v, इससे ये एक अपनी निश्चित कक्षा में ये घूम रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसकी दिशा लगातार बदलती जाएगी और जिससे इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। जब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक यहाँ पर एक अभिकेंद्र बल भी काम करेगा, क्योंकि अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है तो उसको घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके यहाँ पर बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जब कोई प्लैनेट या कोई सैटेलाइट एक निश्चित ऑर्बिट में अपनी एक वहाँ पर स्पीड v से अगर वो उस अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है तो तब इस चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं, क्योंकि वो अपनी एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है और जिस चाल से वो घूमता है उसको कक्षीय चाल कहते हैं। और कक्षीय चाल को हम यहाँ पर एक तरीके से v और से दिखाएंगे जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, कि ऑर्बिटल स्पीड भी इसको बोल सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है ये हमने देखा, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला यहाँ से होगा उसको हम ड्राइव करते हैं। तो जब कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो उसको घूमने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल होगा वो क्या होगा, वो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा mv नॉट स्क्वायर अपॉन r। r यहाँ पर क्या दिया है, r हमने यहाँ पर स्मॉल r लिखा है, re प्लस एच, जो इसकी कक्षा की एक तरीके से जो रेडियस है वो यहाँ पर आर प्लस एच है। एच क्या है कि पृथ्वी की सतह से वो कितनी ऊंचाई पर सैटेलाइट है, आर यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये अभिकेंद्र बल यहाँ पर उस पर काम करेगा। और ये अभिकेंद्र बल कहाँ पर मिलेगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी जी एम ई एम अपॉन एक तरीके से आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम इससे पिछली वीडियो में भी मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स के बारे में वीडियो हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने समझाया था कि वहाँ पर कैसे न्यूटन्स लॉ क्या होता है ग्रेविटेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करें वी ओ यहाँ पर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको देखा जाए तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो यहाँ से निकल कर आएगी, दिस इज इक्वल टू आर से आर एक यहाँ पर कैंसिल होगा, एम से एम यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो जी एम ई अपॉन आर। या हम कहेंगे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी दिस इज जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ये यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो कक्षीय चाल जिसको हम बोलते हैं, तो ये कक्षीय चाल के लिए यहाँ पर व्यंजक है। अगर हम कहें कि जो प्लैनेट या सैटेलाइट
जो निश्चित कक्षा में घूम रहा है वो बिल्कुल अर्थ की सतह के बिल्कुल नज़दीक चक्कर लगा रहा हो, तो हम वहाँ पर एच को नेगलेक्ट कर सकते हैं आर ई की कंपैरिजन में, क्योंकि आर ई अपने आप में एक करीब 6400 किलोमीटर के आसपास अर्थ की रेडियस होती है। तो अगर ये सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत नज़दीक चक्कर लगा रहा हो तो एच को वहाँ पर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नियर अर्थ सरफेस अगर, तो हम यहाँ से एच को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो लिखा जा सकता है जो आर ई प्लस एच है उसको हम अप्रोक्सीमेटली आर ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी नियर अर्थ सरफेस दैट इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई। तो ये नियर अर्थ सरफेस वहाँ पर आ जाती है। एक स्मॉल जी और कैपिटल जी के अंदर एक हमने रिलेशन स्थापित किया था, और वो था स्मॉल जी बराबर अंडर रूट जी एम ई, सॉरी ये नहीं था, जी इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर था। या हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जी एम ई है उसको हम जी आर ई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये क्या आएगा, अगर हम जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर यहाँ पर पुट करें तो देखते हैं ये क्या आएगा, ये आएगा जी आर ई, यहाँ से ये निकल कर आएगा। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्मॉल जी और आर ई की टर्म में है, और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट रहती है, क्योंकि आर ई रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी एक ऑर्बिट के लिए। तो वहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो वहाँ पर वो एक निश्चित चाल में, एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित चाल से वहाँ पर वो गति करता रहता है, जिसको हम कक्षीय चाल कहते हैं। तो ये हमने कक्षीय चाल के बारे में समझा। अब हम देखते हैं कि जब कोई सैटेलाइट अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल की अगर डेफिनेशन के बारे में देखें तो आवर्तकाल होता क्या है कि कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है हम उसको उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसके लिए हम एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के क्या होता है उसकी अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जाएं तो देखते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 πr अपॉन वी नॉट। अगर कोई सैटेलाइट एच हाइट पर, पृथ्वी तल से एच हाइट पर एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा कि वो एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है। एक चक्कर लगाने में समय कैसे निकालेंगे कि वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, वो होगी 2 πr, और वहाँ पर स्पीड क्या होगी उसकी, जो कक्षीय चाल होगी वो उसको लेंगे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कौन सी होगी एक चक्कर लगाने में, उसकी परिधि के बराबर होगी, उसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगी, और वेलोसिटी यहाँ पर कौन सी लेंगे, वो लेंगे हम उसकी कक्षीय चाल जो होगी। तो अभी हमने कक्षीय चाल का एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड किया था, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर एच हाइट पर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसका आर की जगह हम आर ई प्लस एच यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 2 पाई यहाँ पर आर ई प्लस एच होगा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वो क्या था, अभी हमने निकाला था। ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर एच हाइट पर कोई सैटेलाइट अपनी निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो उसके लिए होगा ये अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो ये उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर था। ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखेंगे कि जब ये कक्षीय चाल ऑर्बिटल वेलोसिटी हम यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अंडर रूट जी एम ई, और यहाँ से बन जाएगा ये एक तरीके से 3, या हम कहें कि अंडर रूट जी, इसको रखेंगे अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, या हम लिख सकते हैं इसको यहाँ से 2 पाई अंडर रूट, ये जब स्क्वायर रूट यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का यहाँ पर
क्यूब होगा अपॉन में GME यहाँ से आ जाएगा, और ये इसका आवर्तकाल का यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा। तो ये आवर्तकाल का एक्सप्रेशन है कि कोई अगर प्लैनेट या सैटेलाइट किसी निश्चित ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तो उसका आवर्तकाल हम इस एक्सप्रेशन से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। या हम अगर यहाँ से देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द RE प्लस H का RE प्लस H की क्यूब, या हम कहेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/, यहाँ पर 2 आएगा 3/2, या हम कहेंगे टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू R³ हम कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर केपलर्स का जो तीसरा नियम है, जो केपलर का तीसरा नियम है, वो भी हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। केपलर का तीसरा नियम यही था कि अगर कोई सैटेलाइट या प्लैनेट किसी निश्चित ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका आवर्तकाल का जो स्क्वायर होगा वो उसकी जो औसत दूरी होगी उस ग्रह की, उसकी तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से केपलर के तीसरे नियम की भी उत्पत्ति होती है इस प्रकार। तो ये आवर्तकाल का यहाँ पर फॉर्मूला है। अगर ये सैटेलाइट पृथ्वी तल के बहुत सरफेस के नज़दीक वहाँ पर ये अपनी एक निश्चित कक्षा में गति कर रहा है तो हम वहाँ पर इसके H को वहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, और ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा तब वहाँ पर 2π √RE³ यहाँ पर बन जाएगा, और GME की जगह हम GRE² लिख सकते हैं, GRE²। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आता है T इज़ इक्वल टू 2π एक तरीके से RE/G। तो ये फॉर्मूला अर्थ के सरफेस के अगर नज़दीक कोई कक्षीय चाल हो रही है तो वहाँ पर टाइम पीरियड हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर H बहुत ही RE की त्रिज्या जो त्रिज्या है उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो तो ये फॉर्मूला वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर H हाइट वहाँ पर कुछ दी है प्रॉपर तो उसको यूज़ करके हम इस फॉर्मूले से यहाँ से टाइम पीरियड उसका फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें उसका टाइम पीरियड पता है तो यहाँ से उसकी हाइट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, वो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है। जैसे अगर हमें पृथ्वी का जो एक सैटेलाइट है वो मून है, चंद्रमा है, तो अगर हमें ये पता करना हो कि चंद्रमा की आवर्तकाल क्या है, चंद्रमा आवर्तकाल का क्या मतलब हुआ कि चंद्रमा मून पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है वो हमें पता होता है, तो हम बता सकते हैं कि जो मून की हाइट है अर्थ से वो कितनी दूर है। तो इस प्रकार हमने आवर्तकाल और कक्षीय चाल के बारे में समझा। आगे की कुछ वीडियो में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू।